हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। इतनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। सवाल है कि कॉलेज अगर खराब है, पढ़ाई का स्तर औसत है, तब इस स्कॉलरशिप से क्या लाभ होने वाला है? यह राजनीति ठीक उसी तरह की है कि नौकरी नहीं देंगे लेकिन बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक और नई होड़ मची है एजुकेशन लोन की। सरकारी शिक्षा को कमजोर कर प्राइवेट शिक्षा के नाम पर छात्रों को लोन के हवाले किया जा रहा है। एजुकेशन का जो हथियार है वो बहुत प्रबल होना चाहिए ताकि हम सारी समस्याओं से लड़ सकें। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? जो एजुकेशन पॉलिसीज अभी जो गवर्नमेंट ने बना रखी है, जो चली आ रही है काफी टाइम से, कहा जाता है कि ये एजुकेशन पॉलिसी काफी पुरानी चली आ रही है कि डिजिटल एजुकेशन में अभी काफी स्टार्टअप्स आए हैं। बाकायदा फिजिक्स वाला जो अभी रिसेंटली यूनिकॉर्न में भी यूनिकॉर्न हो गया। डिजिटल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं? या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रन वा धनम मापनोति धनात् धनम ततः सुखम। तो शिक्षा है तो सब कुछ है, ज्ञान है तो सब कुछ है। तो आज हम इसी के तहत माननीय गोविंद लाल जी गदिया, जो कि चेयरमैन है मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी के, एक समाज सेवक हैं और पिछले 19 साल से एजुकेशन फील्ड में अपना दायित्व निभाते आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इम्पैक्टिंग इंडिया में। इम्पैक्टिंग इंडिया की टीम्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो इनोवेटिव आइडियाज आज के जमाने में आ रहे हैं उसके लिए आप इंटरव्यूज लेने के लिए बता रहे हैं, उसके लिए मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी पुनः आपका आभार व्यक्त करता थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि सर बहुत बड़ा कैंपस है, हम लोग ने देखा है और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे करा रहे हैं आप लोग। जितना हमें पता चला है कि 1200 छात्राएं फिलहाल आपकी इस कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही हैं, अलग अलग कोर्सेज कर रही हैं। क्या आइडिया क्या रहा था इसके पीछे जब मेवाड़ यूनिवर्सिटी बनी, जब फाउंडिंग हुई और किसके द्वारा हुई, इस पे थोड़ा सा आप हमें बताएं। इसका इतिहास आपको मैं बताता हूँ। जी। सन 2000 में मेरे ब्रदर डॉक्टर अशोक कुमार गदिया, जो अभी मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जी, उन्होंने दिल्ली के अंदर मेवाड़ इंस्टीट्यूट गाजियाबाद की स्थापना की। ओके। और 2003 में मेरे बाबूजी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी गदिया को उन्होंने एनुअल फंक्शन पर गाजियाबाद बुलाया। और अशोक कुमार जी का बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी, लेकिन शुरू से ही देशभक्ति, जी, शिक्षा और युवाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का उनके जज्बा था। जी, क्योंकि वो विवेकानंद के साहित्य से और पंडित मदन मोहन मालवीय के साहित्य से काफी प्रभावित थे। आप ताज्जुब करोगे, इस कॉलेज के अंदर जम्मू कश्मीर की बच्ची भी पढ़ी, बिहार की बच्ची भी पढ़ी है, जी, जी, उड़ीसा की बच्ची भी पढ़ी है, मणिपुर और नागालैंड की बच्ची भी यहाँ पढ़ती है। और यहाँ यूनिवर्सिटी में तो 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। यहाँ 1200 बच्चों में एक समय तो मिनी इंडिया था, यानी जिले के तो सारे बच्चे थे लेकिन अलग स्टेट्स के एमपी, उड़ीसा, बिहार, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर के भी बच्चे यहाँ पढ़ते थे। और सबका तो सर जैसे जम्मू कश्मीर से बच्चे आ रहे थे और अलग अलग जगहों से बच्चे, तो सुनने में आया था बीच में भी कि बाहर के जब भी ऐसा कुछ होता है इशू, तो कश्मीर के बच्चों को काफी झेलना पड़ता है। वो लोग यहाँ के लोगों में घुल मिल नहीं पाते हैं या ऐसा कुछ। तो उसको आप कैसे देखते हैं या उसको आप कैसे डील करते हैं कि उन बच्चों को भी अपनत्व वाला इन्वायरमेंट आप कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं? आपकी इंस्टीट्यूशन कैसे के जो बच्चे थे है और अभी भी पढ़ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, जी, 550 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। आप ताजुब करेंगे, इंडिया को ये बताया कि जम्मू कश्मीर में पढ़े ही नहीं है, टेररिस्ट है, वहाँ के लोग उग्र हैं जी, वहाँ मुस्लिम संप्रदाय का ज्यादा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जी, जी, ये केवल मीडिया और पॉलिटिकल लीडर द्वारा बनाई गई एक षड्यंत्र है। ओके। जब वो बच्चे यहाँ आए, इतने खूबसूरत बच्चे थे जी, इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो यहाँ लगा ही नहीं कि हम राजस्थान में रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। ओके। उनका बहुत गजब का वातावरण था और एक से एक उनकी परफॉर्मेंस थी। इससे ज्यादा फक्र की बात और बहुत गर्व की बात है। जी, 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 तो जो अपन को कहानी सुनाई जाती है जी, वो बिल्कुल अलग चीज है। जो ये सो कॉल्ड मीडिया के थ्रू हमें बिल्कुल, आज आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, वो बहुत प्यार से बात करते जी, हैं। जी, 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 बहुत, क्योंकि हमारा देश तो सर्वधर्म बिल्कुल, 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 और सबको सहिष्णुता का देश है बिल्कुल, बिल्कुल, और सबको रख लेता है। जी, 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 तो ऐसी तो कोई भावना ही नहीं है। जी, ये जब पार्टीशन हुआ
और उसके बाद एक जी जी क्रिएट कर दिया क्रिएट वातावरण। करा गया है actually। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जी आज भी सभी जातियों की बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती है, सब अपना अपना धर्म पालती है, अपने हिसाब से रहती है जी और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है और इस प्रकार से ही आएंगे जाएंगे तभी मतलब देश में जी जी एकता और समभाव की भावना बढ़ेगी। चलो, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी की पूरी हिस्ट्री जानकर हमको बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा विजन स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के लिए, गर्ल्स लिटरेसी हमारे लिए अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे देश की बात करें तो। सर, हम लोग एक एजुकेशन की बात कर रहे थे तो हम जो अभ्युदय संस्था हम लोग चलाते हैं, हमारी जो एनजीओ है, उसमें भी हम लोग एजुकेशन के लिए ही काम करते हैं और हम ये पर्सनली मानते हैं कि एजुकेशन कैन इरेडिकेट एवरी प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी फॉर द मैटर आर ग्रेट नेशन। हमारा पूरे देश की अगर कोई सी भी समस्या है उससे लड़ने के लिए एजुकेशन काफी जरूरी है। एजुकेशन का जो हथियार है वो बहुत प्रबल होना चाहिए ताकि हम सारी समस्याओं से लड़ सके। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं इसमें? ये 100% आपने कहा वो सही। जी जी तीन बातें ही जरूरी है, आदमी को भोजन पानी पूरा मिल जाए, जी ठहरने और रहने की व्यवस्था अच्छी मिल जाए, जी पहनने के लिए कपड़े मिल जाए और उसके बाद मेन बेसिक चीज होती है शिक्षा। एजुकेशन ही मेन चीज है। एजुकेशन समाज का आधार है, उसके द्वारा ही आगे की संरचना कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जी जो पहले रहे और अभी भी है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे राष्ट्रपति है जी या जो हमारे महापुरुष हैं, जी उन सबका एक ही कथन है कि शिक्षा अति आवश्यक है और शिक्षा से ही आगे का विकास होता है। और नो डाउट आज आप और हम सब देख रहे हैं जी कि जो पहले लड़की 5% पढ़ती थी, 10% पढ़ती थी, फिर आज उसमें बराबर के रेशियो में लड़कियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे गर्व हो रहा है जी कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो क्योंकि माननी उनका डिवोशन, हम्म, उनका डिटर्मिनेशन, उनका डिसिप्लिन, उनका डेडिकेशन जी लड़कों से ज्यादा। भगवान ने, प्रकृति ने डिस्पाइट फुलफिलिंग ऑल दोज रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो बिल्कुल बिल्कुल जो सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनके समाज की, जी उनको निभाते हुए, हम्म। क्योंकि ईश्वर ने आप जो रचना की है इनकी नारियों की और बच्चियों की और लड़कियों की, वो कमाल की है। आदमी में वो 16 ना है तो आदमी 12 नहीं है। जी सर, एक और चीज हम लोग जानना चाहिए कि जो एजुकेशन पॉलिसीज अभी जो गवर्नमेंट ने बना रखी है, जो चली आ रही है काफी टाइम से, कहा जाता है कि ये एजुकेशन पॉलिसी काफी पुरानी चली आ रही है और इसमें अभी बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत अति आवश्यक है, आपकी बात सही है। जी अब तो और ज्यादा आवश्यक है क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। बिल्कुल, मैं जैसे जैसे ऑटोमेशन आ रहा है, जी 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 जैसे जैसे डिजिटल आ रहा है, जी जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ी है। तो चूंकि बिल्कुल, और जनसंख्या भी बढ़ी है और इधर से टेक्नोलॉजी के साथ हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जी उत्पादन तो बढ़ गया जी लेटेस्ट मशीनों से, जी लेकिन रोजगार कम हो रहा है। रोजगार कम हो रहा है तो उसको तो बंद नहीं कर सकते, रोजगार को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बंद नहीं कर सकता। जी वर्ल्ड के सामने कंपटीशन करने के लिए आपको हर चीज को अपनाना पड़ेगा। जी जी लेकिन जो अपनी जनसंख्या बढ़ रही है, अपना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जी उसके लिए आपके माध्यम से मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। जी सर वो सजेशन ये है कि गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट लोग जी या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जी या सोशल इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं, जी जी उन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि गांव-गांव में जितने मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां आईटीआई के सेंटर्स खोल देने चाहिए। सर, आईटीआई तो अभी काफी जगह खुले नहीं, हुए हैं वैसे। मेरे फिर कहने का तात्पर्य और अलग है। जी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 8th क्लास के बाद ही बच्चा आत्मनिर्भर बन जाए। अच्छा, ओके, समझ गए। केवल पहली से 8वीं तक ही सरकार या पिताजी या तो वहाँ- बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन है उसको रिप्लेस किया जाए आईटीआई से। मतलब मौलिक शिक्षा से, ओके, मौलिक एजुकेशन से, यानी बच्चा कुछ रोजगार में लग जाना स्किलफुल, चाहिए। स्किलफुल ट्रेनिंग वहां हो जानी चाहिए। समझ गए सर। सिंपल उदाहरण, जी 100 विलेज का एक क्लस्टर बना दे, जी उस विलेज में, उस क्लस्टर के अंदर वहां क्या क्या रिसोर्सेज है नेचुरल, उसकी रिसर्च की जाए। बांस ज्यादा होते हैं, आंवला ज्यादा होता है, केली ज्यादा होती है, मक्का ज्यादा होती है, गेहूं ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है, ताकि बेसिकली बच्चों को रोजगार के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़े और वो उसी जगह पे की ऑटोमेटिक मशीनें वहां लगे, जी 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 उसके प्रोडक्ट वो बनाने सीख जाए और ये कॉर्पोरेट लोग अपना ब्रांड लगा के उस प्रोडक्ट को खरीद ले और बच्चों को रोजगार मिल जाए। ओके, और बहुत इन कॉर्पोरेट लोगों को लेना चाहिए। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, कॉर्पोरेट लोग
100 स्कूल गोद ले लें कि यहाँ मैं ITI के बच्चे थे, हमने तैयार करूंगा, जी मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट मैं निकालूंगा। जी जी तो जब 11th या 12th में जब बच्चा आएगा तो उसकी रुचि है, पहले तो स्क्रीनिंग ये कर ले कि उसकी रुचि किसमें है। 8th जी। में ही रुचि हो जानी, टेस्ट हो जाना चाहिए। उसकी फोटोग्राफी में रुचि है, उसकी संगीत में रुचि है, उसकी स्पोर्ट्स में रुचि जी है, जी जी उसको IT में रुचि है, उसको टेक्नोलॉजी में रुचि है, उसको मैकेनिकल साइड में रुचि है, उसको कारीगरी में रुचि है। यानी किस में बच्चे का पहला एप्टीट्यूड टेस्ट तो वही हो सही जाना सही चाहिए, सही। जिसमें उसको रुचि है उसको 8th क्लास के बाद ही बाद ही उसको स्ट्रीम में डाल दिया जाए और वो खुद कमाए। जी जब वो खुद कमाने लग जाएगा तो वो जो आजकल की जो बुराई है, कौन सी बुराई है? सिगरेट पीने की, जी तंबाकू खाने की, जी जी गुटखे खाने की, ड्रिंकिंग करने की, हम्म। या ये मोबाइल के ऊपर गलत चीजें देखने की, जी या जी गलत लाइन में जाने की, वो सब बंद हो जाएगी। क्योंकि वो तो कहेगा मेरा पैसा है, मैं क्यों खराब करूं। सही बात है। जब उसका पैसा लगने लग जाएगा, मतलब उसका बेसिकली पैसा आप लगने ये लग जाएगा। सजेस्ट कर रहे हैं कि मनी में उसका माइंड पहले से शुरू से मनी मेकिंग में उसका रुझान चला जाना हो चाहिए जाए, ताकि वो उससे देश का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, जी देश की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। तो आप चाइना के मुकाबले कंपटीशन कर लेंगे, आप जापान के मुकाबले कंपटीशन कर लेंगे। आज फॉरेन कंट्रीज में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आप देखते हो रोज, जी जी चाइना वगैरह, वहाँ कमाएगा तभी आगे बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ सकता। जी 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 आप देखो जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो हम्म। दिन में नौकरी करते हैं, रात को पढ़ते हैं। एक्चुअली वहाँ पार्ट टाइम जॉब को इतना बड़ा बोले महत्व दिया करोड़पति गया का है। लड़का है, जी वहाँ जी के इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का है, बहुत पैसे वाले का लड़का है, हम्म। वो कहता है मेरे बाप का पैसा है, बिल्कुल। मेरा अरे नहीं। आपको जान के शायद आपको पता होगा कि बराक ओबामा की डॉटर वेट्रेस का उसने पार्ट टाइम जॉब करी है। एक प्रेसिडेंट की बेटी भी वहां पे, बिल्कुल सही और कह वो रहे हैं। इतना नॉर्मल है। आज हम उतनी नॉर्मली लेते नहीं है किसी वेटर का काम को, या छोटा देखते हैं या इस तरीके से देखते हैं, जबकि हमें आगे आना चाहिए। मैंने जापान का एक बहुत बड़े खरपति का केस देखा था। जी जी उसका लड़का मतलब एक जगह नौकरी कर रहा था, उसके यहाँ हजारों आदमी उसकी फैक्ट्री में काम करते। पत्रकार ने पूछा यार आप हजारों आदमी को आपको एम्प्लॉयमेंट दे क्या रहे हो, जरूरत है? आप दूसरे के यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हो? हम्म। तो वो मेरे बाप का है, मेरा नहीं है। मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओके, तो इस तरह का अपन को इस सिस्टम एक प्रकार का डेवलप जब करना। तक हमारे युवाओं में जागृति जी नहीं आएगी, जी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत ही- हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा बिल्कुल जब इसके पीछे, फिर मैं बेसिक लॉजिक आप बता रहा हूँ। जी, जी। 1947 में हमारा कंट्री जब आजाद हुआ जी तो ₹1 बराबर $1 था। जी जी यानी हम आर्थिक स्थिति से उस समय भी सुधरते, सुधरते। जबकि गुलाम थे उसके बावजूद। जी क्यों कि सुथार का लड़का सुथारी करता था, नाई का लड़का नाई का काम करता था, तेली का लड़का तेली का काम करता था, बढ़िया का लड़का बढ़िया का काम करता था, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण का काम करता था। हर वर्ग का 15 साल का 14 साल का बच्चा अपने माता पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था, इसलिए बेरोजगारी नहीं थी जी और उत्पादन था। जैसे ही ये आपकी, आप जो कह रहे हैं शिक्षा पद्धति खराब आई, इन्होंने कहा हम BA कर लेंगे, हम MA कर लेंगे, हमको नौकरी मिल जाएगी, फलना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, हम सरकार और को वो depend अपनी हो गए, जो पुश्तैनी जो स्किल चली आ रही थी वो वो उससे दूर हो गए सर, और बंद हो गए। बंद हो गए। यानी और महात्मा गांधी का unemployment- जो सिद्धांत था कि घर घर में ग्राम ग्राम में स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए, जी स्वरोजगार की स्थापना होनी जी चाहिए, जी वो स्थापना नहीं हुई और उससे हम आज पीछे रह गए। यानी एग्रीकल्चर साइड, आज एग्रीकल्चर की कितनी बेड लैंड पड़ी हुई है, बहुत खाली लैंड पड़ी हुई है अभी भी। जी अगर कॉर्पोरेट लोग लैंड को ले लेवे और लोग बच्चों को लगा देवे, जी। आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा। आप देखो एक डेयरी स्वीडन के अंदर, जी एक डेयरी जिसमें 500-500 गायें होती है, 2 आदमी संभालते हैं, 4 आदमी संभालते हैं। हम क्या मुकाबला कर सकते हैं, हम क्या कंपटीशन कर सकते हैं? गाय को मच्छर भी खा जाएगा तो उसके स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, ऐसी टेक्नोलॉजी उन लोग ने। ऐसी टेक्नोलॉजी अपन, इसलिए आज बच्चे, नो डाउट आप लोग युवा, आज जो बच्चा आ रहा है मुझे उन पर गर्व है कि वो नई से नई चीजें पैदा कर रहा है। तो आज स्टार्टअप में हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 3 या 4 पोजीशन जी 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 तो आज आप बच्चों की वजह से तो आए हैं। सर, स्टार्टअप की बात निकली है, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डिजिटल एजुकेशन में भी काफी स्टार्टअप्स हैं। जी बकायदा फिजिक्स वाला जो अभी रिसेंटली यूनिकॉर्न में भी यूनिकॉर्न हो गया है। डिजिटल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं? एज ए कंपटीशन देखते हैं, क्योंकि आप डिजिटल एजुकेशन में नहीं है, आप प्रॉपर कन्वेंशनल जो एजुकेशन है वो उसमें चल रहे हैं, तो इसको डिजिटल एजुकेशन को आप एक एज ए कंपटीटर देखते हैं? एजुकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। आज के युग में ये डिजिटल एजुकेशन ही चलेगा। ओके, लेकिन तो फिर ऐसे तो आप लेकिन लोगों के, लेकिन हाँ, मैं आगे बोल रहा हूँ, जी जी लेकिन जो क्लासेस है परंपरागत जो चल रहे हैं जी वो भी, उसकी भी उपयोगिता रहेगी। ओके कैसे रहेगी वो भी मैं बता रहा हूँ। जी तो डिमोस्ट्रेटर जो है वो डिजिटल के माध्यम से लेक्चर तो लाएगा, जी आपके बोर्ड पे वो डिजिटल के माध्यम से आपको डिमोस्ट्रेट हो रहा है, जी जी लेकिन बीच बीच में स्टूडेंट्स को वो सजेस्ट करता रहेगा ये कहना चाह रहे हैं, इसका ये चीज उसको इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे जी आजकल जी के MBA जो भारत सरकार के चल रहे हैं और कई कंपनियों के MBA चल रहे हैं, बड़ी बड़ी जी 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 कंपनी, जी वहाँ इसी प्रकार सिखाया जा रहा है।
जी जी डिजिटल भी सिखाया जा रहा है और दोनों चीजें प्रैक्टिकली उसको ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन को, रेदर देन जो थियोरिटिकल पार्ट है पार्ट उसको। है। जी जी और ये जो सेंटर्स हैं, जो भी एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर हैं, ये रिसर्च जी। तो आपने नहीं सोचा सर ये डिजिटल में जाने का है ऐसा कुछ? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अच्छा, ओके, ऑटोमेटिकली हमारे कोर्स बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। जी जी, लेकिन इनकी उपयोगिता रहेगी, जैसे ओके, आज लाइब्रेरी की उपयोगिता उतनी ही है जी, जितनी पहले थी। हम्म, डिजिटल है, हम्म, डिजिटल लाइब्रेरी भी है, जी फिर भी जो बुक्स है, तो बुक्स में जिस प्रकार से उन्होंने कंटेंट्स लिख रखे हैं, जी पूरी पूरी बुक्स तो डिजिटल पर नहीं डाल सकता ना आदमी, जी, नहीं डाल सकता ना। तो बुक्स में जो कोटेशन दिए हैं, हम्म। वो कोटेशन तो रिसर्च की और लेकिन सर एक अभिभावकों का, बेसिकली पेरेंट्स का ये एक कंप्लेन हमेशा रही है कि डिजिटल एजुकेशन की वजह से उनके बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बिता रहे हैं मोनोटोनस हो जाते हैं। और वो फैमिली के साथ या दूसरे स्पोर्ट्स में या दूसरी एक्टिविटीज में कम इंडल्ज हो रहे हैं और डिजिटलाइजेशन की वजह से वो स्क्रीन टाइम पे ही पूरा, मतलब इसके नुकसान भी उतने ही हैं। उसको आप कैसे देखते हैं कि भाई आपने जैसे बताया कि डिजिटल होना ही पड़ेगा, ठीक है, वो बात तो हमें भी दिख रही है, लेकिन इसको कैसे डील करें कि भाई अब जब बच्चे पूरे उसी में लग जाएंगे तो फिर बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो साहब, सोशल डेवलपमेंट वगैरह कैसे होगा? यूरोप और इंडिया का सामाजिक संरचना में बहुत अंतर है। जी, हमारी जॉइंट फैमिली की संरचना है, हम्म, माँ बाप और फ्रेंड्स के साथ बच्चे रहते हैं, जी, तो वहाँ की कल्चर से और हमारे कल्चर में बहुत फर्क है। हमारे आध्यात्मिक कल्चर से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, भले मोहम्मदन भाई हो, भले हिंदू भाई हो, सब अपने अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। जी जी, तो पेरेंट्स को समय निकाल कर, हम्म। मेट्रोपोलिटन सिटीज में पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी होता है, जी जी, अपने यहाँ तो नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन बड़े बड़े शहरों में बहुत बिजी होता है, वो भी काम पे जाते हैं। जी जी जी, उनको समय निकाल कर बच्चों के साथ जिस प्रकार की बच्चों को मोरल वैल्यूज, सांस्कृतिक प्रोग्राम जी जी जी, घर में डेवलप कर सके, हम्म, घर में जो अपने पुराने ट्रेडिशनल जो भी सिस्टम्स है, हम्म। गेस्ट को बुलाना, गेस्ट को आप गेस्ट के यहाँ जाना, आपके यहाँ कल्चरल प्रोग्राम करने, आप उसके साथ उठना बैठना, जी उसका आध्यात्मिक वातावरण पैदा करना, महीने में एक आध कोई सोशल प्रोग्राम करना, तो वो बच्चों की सारी मोनिटरीज उसके जो आप कह रहे हो कि साइकोलॉजिकल विकास जो है वो खत्म हो जाता है, जी, फिर वापिस अपने ऑब्जेक्ट पे लग जाता है। ओके सर, ये एजुकेशन बहुत ही, ये अभिभावकों को ट्रेनिंग देने की बहुत बहुत आवश्यकता है आजकल, इसीलिए एक्चुअली पेरेंटिंग के जो कोर्सेज है वो काफी प्रचलन में है, नहीं, बहुत सही। और उनके फायदे भी काफी हो रहे और हैं। अभिभावक को टेंशन भी नहीं लेना चाहिए बच्चों को कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है, हम्म। तेरे को आईएएस बनना है, जी, या भाई जैसा उसकी रुचि उसे करने दो यार। हम्म। ये ध्यान रखो कि वो पटरी से नीचे तो नहीं उतर रहा, जी जी जी, बस जी जी, बाकी तो उसकी रुचि पे करेगा। हम्म। जबरदस्ती करा रहे हो आप, वो डॉक्टरी नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हो। उसको प्रेशराइज करके, वो लिटरेचर में जाना चाह रहा है, लिटरेचर में भेजो, संगीत में जाना चाह रहा है, संगीत में भेजो। जैसे वो थ्री इडियट का एक आपने हाँ। देखा होगा फेमस डायलॉग है, अब्बा नहीं मानेंगे हाँ, वही फोटोग्राफी को आपकी लेकर बात के, सही हाँ है। हाँ हाँ, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। जी जी, बच्चे और जो माँ बाप बच्चों के ऊपर फोर्स डालते हैं, वही आप कोटा का जो केसेस देख रहे हो, वो कोटा का रिजल्ट यही है। ओके सर, आपने कोटा की बात करी है, मैं आपको, ये तो ठीक है अपन ने बात करी, मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ कि हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और एक डेटा के तहत पता चलता है कि सिर्फ 55% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल होते हैं, जी। बाकी के जो बच्चे हैं वो उस लायक नहीं है उस डेटा के हिसाब से जिन्हें नौकरी दी जा सके। ठीक बात। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका भी हम अभी मेवाड़ सोसाइटी में बैठे हैं, एजुकेशन सोसाइटी में, लेकिन आपका इंजीनियरिंग में भी है और आप इतने साल से एजुकेशन फील्ड में, तो इसको कैसे देखते हैं? इतने सारे जयपुर में बात करें, जयपुर में गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं, लेकिन कंपनीज बोलती है कि हम इनको ले नहीं सकते क्योंकि ये एम्प्लॉयबल है नहीं, इनके पास स्किल नहीं है। मैं तो इसीलिए इसको आप कैसे देखते मैं इसीलिए आ रहा हूँ। जी वास्तव में ये दुकानें चल गई। जी 45% वाले को भी आप इंजीनियर बना रहे हो, जी 55% वाले को भी इंजीनियर बना रहे हो। आप जब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 8th के बाद बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ओके 11th तक बच्चा किस ट्रेंड में जा रहा है उसका पूरी मास्टरी हो जानी चाहिए बाई टीचर। हम्म। वही बच्चा इंजीनियरिंग करने जाए, वही बच्चा बीएड करने जाए, वही बच्चा संगीत में जाए, वही बच्चा ड्राइंग में जिसका जाए। इंटरेस्ट भी है और जिसकी कैपेबिलिटी भी वो है। बच्चा जब इंजीनियरिंग करेगा, जो जी। मैं आपको कह रहा हूँ, हम्म। नो डाउट नो का अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ही नहीं रहेगी उसकी। ओके, बात जहाँ तो ऑब्वियसली वो- जिसकी उस चीज में रुचि है तो हाँ। वो अपने आप ही स्किल डेवलप भी करेगा और अपने आप ही उसमें मन लगाए काम भी आप करेगा। एक 45% बच्चे को डॉक्टर बनाने जाओगे, जी। एमबीबीएस करने जाओ, जी भेजोगे, जी वो किसी भी कोटे से आ गया, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जी जी लेकिन वो क्या उपयोगिता कर पाएगा? आप उसकी आईक्यू तो देखिए। जी अगर उसका आईक्यू है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, कभी कभी गॉड गिफ्ट होती, जी कोई आदमी मैथमेटिक्स में होशियार होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, जी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट चेंज कर रही है कि भाई आप फर्स्ट डिप्लोमा कर लिया, फिर 1 साल बाद आपने नौकरी कर ली, फिर वापस आ जाओ, फिर पढ़ने आ जाओ, वो भी कर रही है गवर्नमेंट।
जी। जैसे अमेरिका में वगैरह में होता है 2 हाँ, साल कर हाँ। लिया, फिर आप अपनी नौकरी लग गए, फिर जी 2 साल कर लिया। हाँ 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 तो वो चेंज आना चाहिए। हम्म। जरूरी नहीं कि आपको आर्ट्स में ज्योग्राफी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, सोशोलॉजी भी होगी, वो भी होगी। नो, उसको सोशोलॉजी में इंटरेस्ट है, सोशोलॉजी पढ़ाओ। ओके सर, एक और पैटर्न चेंज होगा। जी जी जी, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था सर। जो अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और पेपर लीक होने से लेकर के सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। मतलब इसको आप कैसे सकते हैं, सरकारी नौकरियों में बच्चे इतना। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि एक पियोन की जॉब के लिए, खैर वो घूम फिर के बात अनएम्प्लॉयमेंट पे आ रही है, लेकिन पियोन की जॉब के लिए इंजीनियर्स एमए ऐसे बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के बच्चे अप्लाई करते हैं। और पेपर लीक जो अभी मैंने बताया कि इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये धोखाधड़ी है जी, टोटल धोखाधड़ी गवर्नमेंट की जी ये बच्चों के साथ मतलब बेईमानी है। जी यानी आप, मैं फिर कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को गांव-गांव जगह-जगह टेक्निकल कोर्सेज खोल देने चाहिए। बिल्कुल। मैं न्यूज में देख रहा था कि बच्चे, एक तो वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, बहुत गरीब वर्ग से आ रहे हैं, वो किसी का सेंटर कोई जयपुर में रह रहा है, उसका सेंटर चित्तौड़ है, उसको आने जाने का खर्चा, ये सब रहने का खर्चा, ये सब करके वो आता है और एग्जाम देता है, और उसके बाद पेपर लीक जैसी खबरें आती है और उसका इतना डिमोटिवेट हो जाता है। उसको कैसे डील करें? गवर्नमेंट उसको तभी सुधार सकती है। जी। गवर्नमेंट ने फिर कहा कि गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकती है, हालांकि 18% जीएसटी अपन से ले रही है, जी तो कल भी मैंने आपको बताया। जी 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 लेकिन गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट का जो ये कहते हैं CSR स्कीम्स है, कॉर्पोरेट सोशल हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके तहत ये डेटा पहले निकाल लेंगे। 1 लाख बच्चे इंजीनियर बने राजस्थान में, ओके उदाहरण के तौर पर। जी उसमें से गवर्नमेंट को या सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कितने 5,000 बच्चे लग सकते हैं। 95,000 बच्चे अनएम्प्लॉयड हो, 5,000 ज्यादा नौकरी नहीं लग सकती। जी जी 95,000 बच्चों के लिए क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे वो बच्चा एम्प्लॉयमेंट में आ जाए? ओके इसको गहन अध्ययन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको कहा कि 100 गाँव क्लस्टर बनाए, तो यहाँ क्या उत्पाद बन सकता है, उन बच्चों को उसमें डालें। आज गवर्नमेंट कर रही है, 5 लाख का लोन दे रही है, 10 लाख का लोन दे रही है, प्रधानमंत्री का लोन दे रही है, फलाना लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन बच्चा फिर भी कंपटीशन में जाना चाहता है। आप मेरी बात नहीं समझे। आज आप 3 जने हैं जी 3 जने मिलकर इस काम को कर रहे हैं ना आप। देखिए 10 बच्चे या 5 बच्चे एक काम को कर ले रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट आपका जिला उद्योग केंद्र बैठा हुआ है, आपको जितना चाहिए उतना लोन मिल रहा है, आपके लिए बैंक बैठे हुए हैं। यदि बैंक नहीं देता है तो आप लड़ाई करो, जिला उद्योग केंद्र नहीं देता है तो आप लड़ाई करो। हम ये काम करना चाहते हैं। आप ताजुब करोगे जी, यदि आपके घर में टूटी ठीक करानी है, आपको 10 दिन तक फोन करना पड़ेगा प्लम्बर को, जब तक वो टूटी ठीक करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली हम लोग कितनी बार यही सोचते हैं कि एक छोटा सा काम करने के लिए, यूं कहने को देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ, लेकिन जब काम करने की बात आती है, मैं सर आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा कि मेरा फ्रेंड है, हिंदुस्तान जिंक में HR डिपार्टमेंट में है, तो वो बताता है कि यार हमारे ऐसे कितने जने आते हैं जो कि बोलते हैं जॉब चाहिए, फिर वो जब जॉब लगाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि यार हम धूप में ही खड़े रहेंगे, हमें ये काम नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना। तो इतना कंफर्ट जोन से निकलने को बच्चा खुद तैयार नहीं है बस। और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू अगर बात करें तो वो कहलाएगा अनएम्प्लॉयड ही, लेकिन वो खुद भी काम नहीं करना चाह रहा है। इसलिए 8 से उनको प्रेरणा दो काम करने। बिल्कुल, आपकी वो वाली बात मेरे को रिलेट कर पा रहा हूँ कि 8 के बाद ही उनको जिस चीज में रुचि है, अगर वो काम प्रेरणा देनी पड़ेगी काम के लिए। जी जी जी। आज जो गवर्नमेंट कहती है सब्सिडी 2 रुपए किलो सब्सिडी, फलाना चीजिए, बंद, काम करो पैसा लो, काम करो और पैसा लो। 300 रुपए तनख्वाह कम मिलती है, 600 रुपए कर दो, 1000 रुपए कर दो जी, 8 घंटे का 1000 रुपए कर दो जी, लेकिन 8 घंटा उससे काम करना ही है। ओके, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हो, ये 2 घंटे काम करा के 300 रुपए उसको दे रहे हो जी, नहीं तो उसका गुजारा चल रहा है, वो आलसी अलग हो रहा है। ओके भाई आपको पूरे पैटर्न को, सिस्टम को चेंज पूरा करना सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आई होप कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो सजेशन है ये सरकार तक और उन सभी लॉ मेकर्स तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो आपने आपका समय दिया हमारे चैनल के लिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे कि इस कैमरे में देख के, एक तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा मेन मकसद है इम्पैक्टिंग इंडिया, तो आम जनता को आप इम्पैक्टिंग इंडिया के जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप इस कैमरे में देख के प्लीज बोल दीजिए। सबसे पहले तो मैं इम्पैक्टिंग इंडिया की टीम को पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज में उन्होंने जागृति पैदा करने के लिए इस प्रकार की एक संस्था पैदा की और गांव-गांव और घर-घर जाके इंटरव्यूज ले रहे हैं और युवा पीढ़ी को किस प्रकार प्रेरित किया जाए उसके लिए ये संस्था बनाई गई है। उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा यही संदेश है बच्चों, युवाओं, कि जो
उद्देश्य आप लेके चल रहे हो, उस उद्देश्य के प्रति आप डेडिकेटेड रहिए, निष्ठावान रहिए, इधर उधर मत देखिए। जब तक आपकी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक आगे बढ़ते रहिए। संघर्ष और मुसीबत बहुत आती है, लेकिन जो संघर्ष से निकलता है वही आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर एक बार और इस कैमरे में देख के कि इम्पैक्टिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। आप सभी को एक बार अगर आपकी तरफ से अपील हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके मैसेज लोगों को दें कि इम्पैक्टिंग इंडिया जो संस्थान है उसको जरूर देखें, क्योंकि ये रोज नई कोई चीज, रोज नई कोई कहानी लेके आएंगे और उससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।